आप लोग को स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप लोग मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए। तो हम लोग 10th क्लास के हिस्ट्री का आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग जो करने वाले हैं हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से पहला पार्ट हम लोग का हो चुका है, यानी कि पहला जो है चैप्टर 10th क्लास का इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका जो टोटल क्वेश्चन हम लोग निकाले थे, टोटल 40 क्वेश्चन यानी 40 + 5 यानी टोटल जो था 45 क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन से हम लोग इस चैप्टर से निकाले थे, ठीक है। टोटल 45 क्वेश्चन निकाले हैं, जिसमें से हम लोग पार्ट 1 में पहला जो वीडियो इसका था उसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। टोटल 40 में से 25 हो चुका है, तो 20 क्वेश्चन और बच रहा है, तो उसको हम आज इस वीडियो के माध्यम से यानी पार्ट 2 के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वह है यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। इसका टोटल 40 था, उसमें से 25 कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा के उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से 10th क्लास के लिए है ना सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो VVI जो बिहार बोर्ड पूछा करता है उसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी हैं 2025 में 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह बहुत लाभदायक वीडियो होने वाली है। तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और इसके द्वारा जो भी वीडियो कराया जा रहा है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव उसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो चलते हैं, आज का टॉपिक है वो यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव निकलता है उसको हम लोग आज करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे बिना देर किए हुए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ये लोग आपके सामने यह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वो सारा करा चुके हैं। हम लोग चलेंगे आज 25 के बाद से, है ना। इसमें से हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग का जो करना है वह आज 26 से करेंगे, ठीक है। यहाँ तक जो है 25 हो चुका है, हम लोग का करना है आज 26 से स्टार्ट करना है, यानी कि पार्ट 2 है यह वीडियो। इससे पहले पार्ट 1 इस चैप्टर का हो चुका है, ठीक है। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, टोटल 40 क्वेश्चन है ना, इससे हम लोग निकाले थे, ठीक है। जिसमें से 25 क्वेश्चन हो चुका है, टोटल बच गया अब 20 क्वेश्चन जो अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग का मकसद है बिहार बोर्ड के, है ना, जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको क्रैक करना है, यानी कि उसके रिकॉर्ड को तोड़ना है ना। 50 में 50 हम लोग को प्राप्त करना है। तो आप लोग चाहते हैं कि 50 में 50 प्राप्त हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि किसी भी प्रकार के कोई ऑब्जेक्टिव है ना आपसे ना छूटे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, ये क्वेश्चन रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। बताइए, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी, किसका था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग कमेंट में इसका राइट आंसर बतलाइएगा कि इसका आंसर है वह क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मरियान है वह किस देश का राष्ट्रवाद की प्रतीक है, तो वह फ्रांस का है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा वह ए होगा, आप लोग आंसर ए लगा लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे कि यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालन, ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन रहा, तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिएगा। तो चलते हैं इसके आंसर पे। कह रहा है यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका पालना है वह यूनान को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा, आप लोग आंसर डी लगाइए। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन, कह रहा है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। बतलाइएगा एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है वो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप आंसर है वो कमेंट में बतलाइएगा। चलिए राइट आंसर आप ए लगा लीजिए, ठीक है। कब हुआ था, तो 1668 में। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। यानी कह रहा है नेपोलियन संहिता, यानी साहित्य भी बोल सकते हैं, है ना, संहिता किस वर्ष लागू किया गया। तो बतलाइएगा इसका राइट आंसर, है ना, क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है, ठीक है। तो यह जो लागू हुआ था ना, ये 1804 को लागू किया गया था, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा वह डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कार्बोनरी
की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बतलाइए कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बतला दे किसका स्थापना जो है वह यहाँ पे आपका 1810 में किया गया था। ठीक है, कार्बोनरी की स्थापना 1810 में। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? बतलाइएगा बिस्मार्क ने जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसके लिए कितना युद्ध किया था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बिस्मार्क है इटली जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने 3 युद्ध लड़ा था। ठीक है, कितना युद्ध लड़ा था? 3 युद्ध लड़ा था। तो 3 युद्ध होगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। ठीक है, आपके सामने आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ना उसमें किसका पराजय हुआ था? ठीक है, तो पराजय जो हुआ था वह तुर्की को हुआ था। ठीक है, और तुर्की को है ना यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूरोप का है ना यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप आंसर मारिएगा तुर्की को। ठीक है, यहाँ पे यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई यानी किसकी हार हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा तुर्की की, यानी राइट आंसर बी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? बतलाइएगा जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस वंश का है ना किस राजवंश का शासन था? तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर कमेंट में आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है, तो बता दें कि उस समय जो था बुर्बो वंश का, ठीक है, स्थापना किया गया था, सॉरी शासन था। ठीक है, जब फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था तो उस समय वहाँ का किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आप लोग सी लगा लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रशा का शासक कौन था? बताइए प्रशा का शासक जो था वह कौन था? ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन तृतीय था, विक्टर इमैनुअल था कि विलियम प्रथम था? तो वहाँ का यानी प्रशा का जो शासक था वह था विलियम प्रथा, यानी राइट आंसर होगा वो आपके सामने डी होगा। ठीक है, डी लगा लीजिए। ठीक है, आपका राइट आंसर डी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है मेटरनिख कौन था? वाह, कितना क्वेश्चन हाईलाइटेड है ना, हर बार पूछा जाता है। कह रहा है कि मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रशा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। देखिए जार मतलब क्या होता है, यह क्वेश्चन भी आता है कि जार का मतलब रूस में क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं ना कि जार का मतलब रूस में राजा होता है यानी सम्राट होता है। ठीक है, क्या होता है? राजा। ध्यान दीजिएगा, राजा होता है। जार का मतलब रूस में क्या होता है? राजा। चलते हैं, हम लोग का क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है कि मेटरनिख कौन था, है ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फ्रांस का चांसलर था कि प्रशा का चांसलर था या रूस का जार था? रूस का जार यानी कि रूस का राजा था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मेटरनिख था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेडाओ के युद्ध, है ना, कह रहा है सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? जब सेडाओ में युद्ध हुआ था तो उसमें किसका पराजय हुआ था? ठीक है, बतलाइएगा प्रशा का, सार्डिनिया का, ऑस्ट्रिया का, नेपल्स का। ठीक है, तो वहाँ जो युद्ध हुआ था उसमें पराजय जो हुआ था वह ऑस्ट्रिया का हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी बतलाइएगा कहाँ है, कमेंट में आप लोग बताइएगा, है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वह कहाँ है, आप लोग कमेंट में बतलाइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो पूछ रहा है सेडोओ का युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो राइट आंसर आप सी लगा लीजिएगा। ठीक है, यानी ऑस्ट्रिया की हुई थी। चलिए, इसका राजधानी बतलाना है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन का है रक्त और लौह का नीति किसने अपनाया, है ना। रक्त और लौह का नीति किसने अपनाया? तो हम लोग जानते हैं कि यह नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि लाल कुर्ती की कह रहा है कि लाल कुर्ती की कुटकी, है ना, कुटकी सॉरी कुर्की है, लाल कुर्ती की कुर्की का गठन किसने किया था? ठीक है, यहाँ पे कुर्की लिखा हुआ है। चलिए, लाल कुर्ती की कुर्की का गठन किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर बतलाइएगा क्या होगा। ठीक है, तो बिस्मार्क ने किया था, काबूल ने किया था, मेजनी ने किया था, गैरी वाल्डी ने किया था। ठीक है,
तो बतलाइए आप लोग कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो गैरीबाल्डी। ठीक है, यानी राइट आंसर डी होगा। ठीक है, इसका गठन जो किया था लाल कुर्ती का वह किसने किया था, तो गैरीबाल्डी ने किया था। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। कह रहा कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। ठीक है, तो बतलाइएगा। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल, है ना, विलियम प्रथम। ठीक है, तो बतला दे कि इसका जो जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का जो शासक था वह नेपोलियन तृतीय था। ठीक है, नेपोलियन तृतीय। राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेगा हम लोग का। ठीक है, 40 पहुँच गए, इसके बाद 5 क्वेश्चन शेष और बचेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। बतलाइएगा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बतलाइए कमेंट में। ठीक है, चलिए, इसका राइट आंसर होगा वह पूर्ण जागरण, यानी कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ था ना किस घटना से, तो पूर्ण जागरण से हुआ था। चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरडिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। सरडिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है, इसका राइट आंसर बतलाइएगा। ठीक है, तो चलिए, इसका राइट आंसर है वह सी है, यानी कि वहाँ का जो शासक था ना विक्टर इमैनुअल था। ठीक है, वहाँ का शासक विक्टर इमैनुअल, यानी राइट आंसर सी होगा। चलते हैं 42 नंबर पे। कह रहा किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। बतलाइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो लगा लीजिएगा राइट बी में। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा वो बी में। स्थापना हुई थी किसका, तो कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, है ना। तो अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। कह रहा किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यानी जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था ना वह किस संधि के द्वारा पूरा हुआ था। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बतलाइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वह डी होगा, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, है ना, इसका एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि युवा इटली संस्था का विकास किस, यहाँ पे छूट गया है ना, किसने किया। ठीक है, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया। मेजनी ने, काउंट काबूर ने, गैरीबाल्डी ने या बिस्मार्क ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वह किसने किया था, तो बताइएगा। तो इसका जो किया था विकास वह मेजनी ने किया था। ठीक है, राइट आंसर ये होगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है और लास्ट भी क्वेश्चन है। कह रहा नेपोलियन ने जर्मनी में, ठीक है, किस संघ की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर बतलाइएगा। और यह क्वेश्चन जो है वो लास्ट है। ठीक है, टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं, बताइएगा कि 20 में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लगा लीजिए। तो इसका राइट आंसर सी होगा, राइन संघ ने, है ना। किस संघ की स्थापना हुई थी, राइन संघ का। तो बतला दे कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से 10th क्लास के लिए, है ना, खास करके 2025 में जो 10th का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग बेस्ट तैयारी करने में लगे हुए हैं। और हम लोग का टारगेट है ना कि बिहार बोर्ड जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है उसको क्रैक करना है। ठीक है, किसी भी हाल में, है ना, 50 नंबर हमको प्राप्त करना है, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन दे। इसलिए हम लोग सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, इसलिए हम लोग ऑल सब्जेक्ट का क्या कर रहे हैं, तो ऑल सब्जेक्ट का हम लोग चैप्टर वाइज जो है ना ऑब्जेक्टिव को कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको प्राप्त हो, और वो भी उस प्रकार के ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड पूछता है। तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए जो भी वीडियो इस पर डाला जाए। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।